अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं एक कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS इस्लामाबाद में। और शाम में प्रैक्टिस करता हूँ प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ और साथ में केयर प्लस में हफ्ते इतवार को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक बच्चों के बहुत कॉमन टॉपिक जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि हाउ टू अप्रोच टू अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन अ चाइल्ड। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है। एक बच्चे को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कब लेवल करते हैं, ठीक है। तो उसमें 4 क्राइटेरिया है जिसमें 3 अगर पूरा हो जाए तो हम कहते हैं कि बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। सबसे पहले प्रोटीनूरिया पे आते हैं जो सबसे ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे की 40 mg पर मीटर स्क्वायर पर हावर या ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे से हमारे पास उसकी प्रोटीनूरिया ज़्यादा हो जाए, या उसको हम सिंपल इस तरह भी करते हैं, अगर प्रोटीन में 3+ प्रोटीनूरिया हो या प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो यूरिन में ग्रेटर देन 2 हो तो हम कहते हैं कि ये क्राइटेरिया पूरा होता है। तीसरा, हमारे पास पिटिंग एडिमा हो सारी बॉडी में, ठीक है, स्पेशली लोअर लिम्स में। और उसके बाद हाइपोअल्बुमिनीमिया हो, एल्बुमिन लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो। और जो इसमें आखिरी चौथा है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, कोलेस्ट्रॉल अबाउट ग्रेटर देन 250 हो तो हम कहते हैं कि इन बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। कभी कभार जो यूरिन पीसी रेशो होता है वो 0.2 से जब कम हो तो नॉर्मल होता है, और अगर जब 0.2 और 2 के दरमियान हो तो हम इसको ट्रांजिट प्रोटीनूरिया कहते हैं। तो इसके लिए हमने फर्दर वर्कअप करना होता है, जिस तरह अल्ट्रासाउंड के भी है, और इसको डेली हमने मॉनिटर करना होता है और फिर देखना होता है कि ये क्या है, ठीक है, ये नेफ्रोटिक की तरफ जाएगा, नेफ्रेटिक है, या एक नॉर्मल फिनोमेना है जो उसकी वर्किंग की रिलेशन है और उसकी वजह से है। नेफ्रोटिक की डिफिनेशन के बाद हमें इटियोलॉजी क्या है, क्या क्या वजूहत होती है कि बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा नेफ्रोटिक सिंड्रोम अक्सर प्राइमरी होता है, जो इसको हम इडियोपैथिक भी कहते हैं। और सबसे कॉमन कॉज मेनिमल चेंज डिजीज़ होती है 80 to 90% बच्चों में, जो खुद ब खुद एज के साथ ठीक हो जाती है और बेहतर हो जाती है। और दूसरे नंबर पे फिर बाज़ औक़ात ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी जिसको हम कहते हैं, या ग्लोमेरुलोपैथी जिसको हम कहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन MPGN है, FSGN है। तो जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है और मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या GA नेफ्रोपैथी है, ये हमारे पास इसके कुछ रेयर काजेज़ है जो अबाउट 10 to 20% बच्चों में होते हैं। अगर बच्चों में ये चीज़ें हों तो जब मैनिमल चेंज डिजीज़ ना हो, जो आम स्टीरॉयड की दवाई को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, तो हम फिर इन टाइप्स का सोचते हैं। जब कौन से ख़ास कंडीशन होते हैं जब हमें बायोप्सी की तरफ जाना होता है और इन तशख़ीस का पूछते हैं। जब कम्प्लीमेंट लेवल्स में फ़र्क हो, जब हाइपरटेंशन हो बच्चे में, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, जब बच्चे का जो है हमारे पास जो है फ्रीक्वेंटली रिलैप्स करता हो और रेजिस्टेंस हो उसमें, मीन्स कि 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक हम उसको स्टीरॉयड दे दें और फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, उम्र या 1 साल से कम हो या 8-10 साल से ऊपर हो, तो ये अगर चीज़ें हमें लग जाए तो हम कहते हैं कि ये बच्चा कोई ख़ास ऐसा ना हो कि MPGN हो, IgA नेफ्रोपैथी ना हो या फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ना हो, तो उन बच्चों के लिए फिर हमें रीनल बायोप्सी करनी पड़ती है। मैनिमल चेंज डिजीज़ में रीनल बायोप्सी की कोई इंडिकेशन नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा हमें सेकेंडरी इटियोलॉजीज़ बड़ी कॉमन है, जिसमें इन्फेक्शियस है, जिसमें टॉर्च इन्फेक्शन में बच्चों में हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है, HIV में हो सकता है। तो हमें ये इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी रूल आउट करने होते हैं। इसी तरह हमें ऑटो इम्यून कॉजेज़ जिस तरह ACLE है, हिनोच-शिलीन परपुरा है, इन चीज़ों में भी बच्चों को देखना होता है। कैंसरस जिस तरह लिम्फोमा है, उनमें भी बच्चों में अक्सर सेकेंडरी टू द लिम्फोमा बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बाज़ औक़ात ड्रग्स की वजह से भी होता है, जिस तरह पेनिसिलिन है, गोल्ड है, तो इनकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। बाज़ औक़ात इवन जो एनाफाइलैक्सिस कराते हैं, जिस तरह बी स्टिंग है, एलर्जीज़ है, ठीक है, ये भी हमें कभी कभार ये करा देते हैं। और एक कॉमन टाइप और है जिसको हम कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसको हम सिंड्रोम्स के साथ और मुख्तलिफ क्लासिफाई, जिस तरह डिनीड्रेश है, फिनिश सिंड्रोम है, जिसमें हमने जेनेटिक स्टडीज़ करनी होती है और साथ में नेफ्रोटिक के क्राइटेरिया पे पूरा हो। तो कंजेनिटल नेफ्रोटिक उसको कहते हैं जब 3 माह से कम हो और उसमें हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसको कंजेनिटल हम कहते हैं। उसमें हमने टॉर्च को रूल आउट करना होता है, डिनीड्रेश में जेनेटिलिया और वो साथ में देखना होता है, और फिनिश टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है कंजेनिटल। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एटियोलॉजी है। तो ये हमें चीज़ें होना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के डिफरेंशियल्स क्या है, क्या क्या हम चीज़ें इसके डिफरेंशियल में रख सकते हैं। तो एक तो ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब की कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के जो जिस्म में सूजन है, ये किस वजह से है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सूजन जो होती है बिल्कुल ख़ास होती है। जो सुबह जो है, जब बच्चा सोने के बाद उठ जाता है तो आंखें और चेहरे सूजा हो जाता है,
और फिर नीचे डाउन ग्रेड करके उसके जिस्म, पेट में और पाँव में सूजन आ जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। जबकि कार्डियक जो दिल की सूजन होती है और गुर्दों की होती है वो पाँव की साइड से शुरू हो जाती है। तो ये डिफरेंशिएट, और इसके डिफरेंशियल आप यही रखते हो, क्या ये CKD तो नहीं है, गुर्दों की जो बीमारी जो बहुत अरसे से चल रही हो, चाहे बच्चों में हो, उसकी वजह से तो नहीं है, या AGN तो नहीं है जो एक्यूट ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस हो, जिससे कुछ दिन पहले बच्चे का गला ख़राब था और एकदम उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और कोका कोला कलर तक यूरिन आ गया, बिस्फेरेपोर, उसमें हम C3 लेवल्स और साथ में SOT टाइटर्स कर लेते हैं। या हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको लिवर के कॉजेज से कि एरकान है बच्चों को और बच्चों को पेट में भी सूजन हो गया जिसको हम एसाइटिस कहते हैं और सारे जिस्म में सूजन डेवलप करना शुरू किया, तो हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की भी इनके डिफरेंशियल में रख सकते हैं। इसी तरह माल न्यूट्रिशन, हाइपोथायराइडिज्म, ये भी हम रख सकते हैं। इस तरह IBD, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम कहते हैं, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, ये सब इनके डिफरेंशियल में आते हैं। तो आपने इन चीज़ों के लिए बच्चे को स्क्रीन आउट करना होता है। नेफ्रोटिक का बच्चा अक्सर स्टेबल होता है और उसको कोई मसला इतना नहीं होता जिस तरह दिल का बच्चा होता है। जब दिल फेल होता है तो उस बच्चे में सांस तेज़ होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर का भी मसला आ जाता है। तो आप इनसे इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फिर आते हैं टेस्ट कौन से करेंगे, जो ऑलरेडी हमने बता दिया कि इसकी ये टेस्ट करना होती है। और इसकी एक पैथोफिजियोलॉजी भी हम डिस्कस कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में ये होता है कि जो मैनिमल चेन डिजीज़ है बच्चों में, वो पोडोसाइड प्रोसेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उससे प्रोटीन गिर जाते हैं। जब प्रोटीन गिर जाते हैं तो थर्ड स्पेसिंग होती है जो बॉडी की है, वो इंटस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड वेसल से निकल के इंटस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं और एज ए सेकेंडरी फीडबैक अल्डोस्टेरोन और ADH इंक्रीज हो जाते हैं और वो फ्लूइड रिटेंशन वो करा लेता है और उसमें सूडो या डाइल्यूटेड हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है और बच्चे की जिसम इस तरह सूज जाती है और फिर इस तरह प्रोटीन लॉस होता है। तो ये हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी। टेस्टों में सबसे कॉमन यही है कि आप यूरिनरी से शुरू कराते हो प्रोटीनूरिया के लिए, आप दूसरा जो है ये करा लेते हो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो करा लेते हैं। आप 24 और यूरिनरी प्रोटीन्स भी कर सकते हैं, या आप सिंपल जो है वो करा लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया यूरिन टू प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो करा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर 24 और प्रोटीन में पर आवर से 40 mg/m² और पर डे से ग्रेटर देन 1 ग्राम पर डे पर मीटर स्क्वायर हो तो भी इसके क्राइटेरिया। एल्बुमिन कम होता है, हम वो करा लेते हैं। इस तरह लिपिड प्रोफाइल रख लेते हैं। कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, वो क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जब बॉडी प्रोटीन लॉस करती है तो लिवर को एक्टिवेट किया जाता है, तो लिपोप्रोटीन जो सिंथेटाइज है वो एक्टिव हो जाता है और लिपिड की सिंथेसिस भी करा लेता है। इसी तरह हमें बाकी टेस्टों में जो ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब किया, इनमें बच्चों में HIV और ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करना होता है, पहले से इलाज शुरू करने से पहले करना होता है। इसी तरह इन बच्चों में हम हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया, ACLE, ANA, उनके लिए सब चीज़ें भी करा लेते हैं, ठीक है। हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सेकेंडरी टू ACLE नेफ्रोटिक तो नहीं है, सेकेंडरी टू HSV नेफ्रोटिक तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी हम टेस्टों में करा लेते हैं। साथ में अगर ज़रूरत हो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी करा लेते हैं एसाइटिस के लिए देखने के लिए। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, इलाज मुख्तलिफ है। अगर सिंपल प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो हम उसमें जस्ट स्टीराइड्स देते हैं और उसके साथ H2 ब्लॉकर्स देते हैं, जिस तरह फेमोटेडीन है और ये सब चीज़ें, या राइजेक दे देते हैं। और वो 6 वीक्स के लिए ट्रीटमेंट होती है, 2 ग्राम पर kg/m² या 600 mg/m² पर डे। उससे ही हम इसको दे देते हैं और पहले 3 वीक्स के लिए 2 से ग्राम से, और फिर हम इसको 1.5 से और अल्टरनेट डे से टेपर करके 1.5 कर लेते हैं अल्टरनेट डे पे, और 3 मंथ्स पे इलाज बंद हो जाता है। तो ये एक सिंपल वो है। अब अगर इसी तरह बच्चे फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, नॉन फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, स्टीरॉयड डिपेंडेंट, स्टीरॉयड रेजिस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर साल में 4 से कम या 3 से कम मरतबा इस बच्चे को बार बार रिलैप्सेस हो जाते हैं, रिलैप्सेस में नेफ्रोटिक दोबारा आ जाता है, आपने एक मरतबा इलाज किया, 3 माह का कोर्स किया, ठीक हो गया, फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा आता है, और ये साल में 3 मरतबा से कम आता हो तो हम इनको इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सर कहते हैं। उसमें भी हम यही स्टीरॉयड देते हैं, मुझसे उसी से ही ठीक हो जाता है। और अगर ये रिमिशन रिलैप्स पे आपको पता होना चाहिए। रिमिशन ये कहते हैं कि 3 दिन में बिल्कुल ट्रेस मीन्स 1+ प्रोटीनूरिया या बिल्कुल नील आ जाए, और रिलैप्स उसको कहते हैं कि 3 दिन में दोबारा 2+ या 3+ प्रोटीनूरिया विद दिस ऑल सिम्टम्स दोबारा आ जाए, तो हम इसको कहते हैं रिलैप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फ्रीक्वेंट रिलैप्सर 4 या 4 मरतबा से ज़्यादा जब दोबारा इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चे को हो जाए, चाहे वो गले की ख़राब हुआ, छोटा पेशाब में इन्फेक्शन हुआ, किसी वजह से भी हो गया, तो हम इसको फ्रीक्वेंट रिलैप्सर कहते हैं। और स्टीरॉयड डिपेंडेंट उसको कहते हैं कि 14 दिनों में प्रेडनिसोलोन स्टीरॉयड की दवाई बंद करने के बाद, या जब हम इसको अल्टरनेट डे एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन स्टीरॉयड की गोलियां देते हैं और उस दौरान में दोबारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ गया तो हम इसको स्टीरॉयड डिपेंडेंट कहते हैं। और रेजिस्टेंट उसको कहते हैं कि तकरीबन 8 हफ्ते तक आपने स्टीरॉयड दे दिए लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लेट और अर्ली रिस्पॉन्डर्स होते हैं।
अर्ली रिस्पॉन्डर्स उनको कहते हैं कि 2 हफ्ते जैसी स्टेरॉइड की दवाई शुरू की, बच्चे के सारे अलामात ख़त्म हो गए। और लेट रिस्पॉन्डर्स को कहते हैं कि 4 से 6 हफ्तों में रिस्पॉन्स कर देते हैं। और रेजिस्टेंट होता है जो 8 हफ्तों तक भी रिस्पॉन्स नहीं कर लेते, तो हम इनको स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेबल करते हैं। फिर उन बच्चों में ही हम बायोप्सी करते हैं। तो जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट है और या फ्रीक्वेंट रिलैप्सर है, तो उसमें ट्रीटमेंट पर डिफरेंट हो जाती है। फिर उसमें हम लेविमसोल शुरू कर देते हैं, जो तकरीबन 1 से 2 साल तक देते हैं, और उनका अपना डोज होता है, ठीक है। इसी तरह हम माइक्रोफेनिलेट मोफेटिल दे सकते हैं, साइक्लोपास्पोमाइड दे सकते हैं 3 मंथ्स के लिए। माइक्रोफेनिलेट मोफेटिल लेविमसोल 1 to 2 ईयर्स के लिए हमें देना होता है। और उसमें हम स्टीराइड टेपर करके अल्टरनेट डे पे लो डोज 0.25 0.5 मिलीग्राम जो है उससे ही पर केजी पर डोज जो है उससे स्टेबल हो जाते हैं। और हम इसी तरह कम डोज में स्टीराइड कंटिन्यू कर लेते हैं, और साथ में हमें लेविमसोल और माइक्रोफेनिलेट मोफेटिल 1 से 2 साल तक देना होता है। साइक्लो इनकी अपनी वो भी है, साइड इफेक्ट्स भी है। लेविमसोल के कम साइड इफेक्ट्स है, साइक्लोपास्पोमाइड की ज़्यादा है। हेमरेजिक सिस्टाइटिस कर लेता है, हाइपरटेंशन कर लेता है। बड़ा मेल में ये देना बड़ा वो रिस्की होता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी करा लेती है। तो फीमेल में हम साइक्लोफॉस्फेमाइड और मेल में लेविमसोल और माइक्रोफेनिलेट मोफेटिल को तरजीह देते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर हम आगे जाते हैं टैक्रोलिमस की तरफ, रिटक्जिमेब की तरफ। लेकिन जो रेजिस्टेंट केसेस है, रेजिस्टेंट में हम डायरेक्ट साइक्लोफॉस्फेमाइड से शुरू हो जाते हैं, जो रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिस तरह एफएसजीएन होता है। और उनमें भी हम इसी तरह टैक्रोलिमस, रिटक्जिमेब उनकी तरफ चले जाते हैं। और उनमें अक्सर हम पोटेंट स्टीराइड रिलैप्सिस में दे देते हैं। जब दोबारा कॉम्प्लिकेटेड हो, हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन IV देना हमें पड़ता है 13 mg per kg पर डे से। पल्सेस हम उसको कहते हैं 3 डेज़ या इवन 7 डेज़ तक दे सकते हैं। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एक दवाई की कॉम्प्लिकेशंस है और एक अपनी उसकी कॉम्प्लिकेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो हमें एल्बुमिन की वजह से तो हमें हाइपोकैल्सीमिक फिट्स में हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हो सकता है, DVT हो सकता है, सेल्यूलाइटिस हो सकता है, UTI हो सकता है। ये सब चीज़ें हमें मिल सकती है। और ड्रग्स के इफेक्ट में साइकोसिस, हाइपरटेंशन, ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट स्टेचर, माल नरिश बच्चे रह जाते हैं। तो ये और सारे स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट, बोन फ्रैक्चर्स, ये सब चीज़ें हो सकती है। और इसी तरह साइक्लोफॉस्फेमाइड के अपने साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।